आपने बोला कि ये कैसा थैंक्स है। थैंक्स तो थैंक्स होता जो भी हो, लेकिन हमेशा से हम इन्हें काफी पुराना जानते हैं और निश्चित से आईजीएमसी में जब भी ये घबराहट महिला थी, घबराहट होकर जब भी आए और हमने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल आपसे मैं मिल नहीं पाया, आज मैं आपसे मिला हूं, सब ऑफिसर से मिला हूं कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं। हमारे डीएमई राकेश जी, एमएस रावल जी, हमारी काउंसलर शीनम कटारिया जी, विशाखापट्टनम जी, डॉक्टर पुनीत महाजन, चीफ एडवाइजर एससीए के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सारी एससीए के प्रेसिडेंट के पिताजी मेरे साथ विश्वविद्यालय में, माताजी दोनों पढ़ते थे, बालकृष्ण वर्मा जी, उन्होंने पीएचडी की। और सभी सम्मानित फैकल्टी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एसआरशिप्स, हमारे नए आईजीएमसी के स्टूडेंट्स, आउटगोइंग स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स, अधिकारी, इंजीनियर, स्टाफ। 3 वर्ष पहले मैं आपके इसी फंक्शन स्टिमुलस में आया था। मेरा मन नहीं, मेरे पास एससीए के अध्यक्ष आए, मैंने कहा कि हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप अपना कार्यक्रम करवा लीजिए। उन्होंने कहा कि हम अपना कार्यक्रम नहीं करवाएंगे, विधानसभा सत्र के बाद करवाएंगे, सेशन खत्म होने के बाद करवाएंगे। मैंने सोचा विधानसभा का सेशन खत्म हो गया है, ये भूल गए होंगे। पर मैं जब कल रात शाम को पहुंचा तो प्रिंसिपल महोदय, डॉक्टर पुनीत महाजन, सभी लोग हमारे पास, एससी के अध्यक्ष आए। कल तो मिल नहीं पाया, पर मैंने फोन पर बोला कि आप कार्यक्रम में आना चाहते, पर आपके तो गवर्नर साहब आना है और मेरे को तो संडे को आना है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप कल आइए, हम चाहते हैं कि आप कल आइए। मैंने छात्र जीवन से अपनी राजनीति को शुरू किया तो ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे जीवन में हमेशा से रहे हैं, क्योंकि हम भी इन कार्यक्रमों को जब आपके जीवन काल में थे हम करवाते आए। मुझे दुख इस बात का है, आपने बहुत कम थैंक्स किया। और पीयूष कपला जी मेरे पास बोल रहे थे कि हमने आपको थैंक्स करने आना था। 1 साल में समय नहीं लगा हमारा थैंक्स करने का। डॉक्टर पुनीत महाजन जी को वैसे हम मिलते रहे, जब कभी मैं थोड़ा सा बीमार होता था तो डॉक्टर साहब आते रहे, लेकिन मेडिकल एजुकेशन को जब हमने अध्ययन करना शुरू किया, हमारी सरकार को भी पूरे 5 दिन बाद 3 साल होने वाले हैं, तो मैंने खुद इसको स्टडी किया। मेरा खुद रोबोटिक ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने मेडिकल साइंस की बुक्स पढ़ी, आपके हेल्थ जर्नल पढ़े। उसके बाद मैंने सोचा कि जी मुझे कभी मौका मिलेगा तो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ में हम महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। और आपने मेरे पहले ही भाषण से देखा होगा, हमने हमेशा कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए, न्याय व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। और मेडिकल एजुकेशन में 50% के करीब व्यवस्था परिवर्तन हमने किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक सोच डेवलप करने की बात थी। जब मैंने रोबोटिक सर्जरी की बात की, उस समय कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं राज्य का, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हूं और मुख्यमंत्री भी हूं। हालांकि हमारी आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है। हमने जब से ओपीएस दिया है 1600 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन मेरा ध्येय था कि मेडिकल एजुकेशन को अच्छा करना है और हमने रोबोटिक सर्जरी की। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए कि अगर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर नहीं है तो एनुअली 50 लाख और 60 लाख के पैकेज पर हम डॉक्टरों को रखेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आईजीएमसी और टांडा के डॉक्टर्स को, सभी मेडिकल कॉलेज के, कि बहुत जल्दी ही आपने
75 का आंकड़ा आपने रोबोटिक सर्जरी का आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में जो अभी पूरा है, और टांडा मेडिकल कॉलेज ने 35 का आंकड़ा स्वीकृत किया है। इसी के साथ जो डॉक्टर प्रीत महाजन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में भी रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए। हमारा मानना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, और हमने अभी आईजीएमसी, नियर चौक और हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी करने का फैसला किया, और अगले 3 महीने के अंदर इन सब मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी का शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं जब देखता हूं कि डायग्नोज सिस्टम कितना खराब है, डायग्नोज बहुत जरूरी है। अगर पहले ही स्तर पर हमें बीमारी का पता लग जाए तो हमें अच्छा इलाज मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल भी रेफरल बन गए हैं। आम लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, गांव से उठकर आदमी आते हैं, उनको कई प्रकार के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि कौन सा टेस्ट कहां करवाया जाए, धक्के खाते हैं। मैं एम्स गया, और एम्स में मैंने स्मार्ट लैब देखी जो अभी इंडिया में दिल्ली के एम्स में आई। मेरी डॉक्टरों से मुलाकात हुई, और मुझे खुशी है कि आईजीएमसी के डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में, खासकर एम्स से लेकर सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में टॉप क्लास पर है। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी का आना है। इसके लिए आईजीएमसी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उस स्मार्ट लैब में मैंने जाकर खुद देखा, और मैंने चमियाना, आईजीएमसी और टांडा के 75 करोड़ रुपया स्मार्ट डायग्नोज जो ब्लड टेस्ट का आपका है उसके लिए स्वीकृत किया है। और जल्दी ही मैंने अभी आपके डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से बोला है, 3 महीने के अंदर वो आपके यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो जो 3 सिरिंज में आप ब्लड भरते हैं, एक ही सिरिंज से आपका सब डायग्नोज हो जाएगा, सब प्रकार की इलाज पता लग जाएगा कि कौन सा रोग क्या है। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में पॉपुलेशन के आधार पर हमारे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। कैंसर की स्थिति से कैसे निपटा जाए, कैंसर कैसे डायग्नोज होगा, इस बारे में कभी कोई सोचा ही नहीं गया। ब्लड टेस्ट लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, फिर भेज दिया जाता है चंडीगढ़ की पेट स्कैन करवाओ, पेट सीटी करवाओ। हमने उस चीज को भी समझा, और हमने टांडा और आईजीएमसी के लिए पेट स्कैन स्वीकृत करवाया है, और पेट स्कैन की मशीन आ गई है। और मैंने अभी डॉक्टर से बात की कि जो एफटीजी है वो कहां से लेंगे आप, जो टेस्ट के लिए जो मेडिसिन होती है उसको कहां से लेंगे। तो मुझे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम उसको चंडीगढ़ से लेंगे, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो कैंसर में हम पॉपुलेशन के आधार पर दूसरे नंबर पर है, नॉर्थ ईस्ट के बाद। हमने स्टेट का कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, एडवाइजरी काउंसिल बनाई, जिसमें वर्ल्ड क्लास जो डॉक्टर है कैंसर के, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के ऑपरेशन किया है, उनको अपने एडवाइजरी बोर्ड में रखा है। और निश्चित रूप से वो हमें हर साल गाइडेंस देते हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसका हम सदुपयोग आने वाले समय में अपने हिमाचल प्रदेश के जनता के लिए करेंगे। इसके अलावा एमआरआई 3 टेस्ला और जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मुझे दुख इस बात का है, मैं किसी को दोष नहीं देता, हम उस व्यवस्था को दोष देते हैं जो व्यवस्था एक रूटीन पर चली आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। शिमला के आईजीएमसी को आप प्रीमियम हॉस्पिटल मानते हो, और प्रीमियम हॉस्पिटल में आपके 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन लगी है। अब 19 साल पुरानी को डॉक्टर भी बार बार डायग्नोज करके बार बार देखेंगे। डॉक्टर हमारे यहाँ अच्छे हैं, डॉक्टर को एक बार बस गाइडेंस देने की जरूरत है, बहुत अच्छे हैं। अब जैसे रोबोटिक आया, हम 4 लाख में भर रहे थे, अब बेचारे सारे जो यूरो वाले डॉक्टर हैं वो उसी में कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन 19 साल पुरानी मशीन, टांडा में 20 साल पुराने एक्सरे से आप जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। हम नोटा हम, और जो आम आदमी आ रहा है वो बेचारा खुश होकर चला जा रहा है। एंटीबायोटिक आकर कोई एलर्जी है, कोई जुकाम किया, वो तो उसके लिए हॉस्पिटल हो गए। 1000 करोड़ रुपए का आप इलाज हिमाचल के लोग प्रदेश से बाहर करवाते हैं। हमने इस दृष्टिकोण को भी समझा, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं
आने वाले 1 साल के अंदर पहली स्टेज में चमियाना, आईजीएमसी, नेरचो, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी से लेस कर दिए जाएंगे। महज मेडिकल टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए आपको, उसके साथ और जो पैरा स्टाफ होते हैं वो भी चाहिए। पैरा मेडिकल का स्टाफ चाहिए, रेडियोग्राफर चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, ओटीए चाहिए, आपके एक्सरे वाले चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, नर्सेज चाहिए, क्लीननेस वाले चाहिए। मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कम से कम इन मेडिकल कॉलेज में आने वाले 6 महीनों में और ज्यादा हम इस स्टाफ की नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि हेल्थ सेक्टर में हिंदुस्तान में जो इलाज एम्स में होता है, जो क्वालिटी एम्स में होती है, उसी क्वालिटी को हम अपने 5 मेडिकल कॉलेज में पहले स्तर पर, पहली स्टेज पर शुरू करें। सारी टेक्नोलॉजी को आने वाले 2 वर्षों में हम 3000 करोड़ रुपया इसमें खर्च करने जा रहे हैं और 3000 करोड़ आने वाले 4 सालों में खर्च करना है। सभी डिपार्टमेंट, सभी फैकल्टीज में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हिमाचल प्रदेश को एम्स के बराबर के स्तर पर लाने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा फैकल्टी हम प्रोफेसर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वर्ल्ड क्लास जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो होना है, उस आधार पर हमने फैकल्टी में नई नियुक्तियां करने के लिए, नई पोस्ट क्रिएट करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपसे मैं सीखने के बाद, डॉक्टरों से मैं जब मिलता हूं सीखने के बाद, मैं आपके सचिवालय में बैठक लेता हूं, फिर पूछता हूं कि कितने लोग लग गए, कितनी मशीन आ गई, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब से हम सीखते हैं और फिर जो युवा पीढ़ी है जो अभी एमबीबीएस कर रही है, उनके लिए क्या चुनौतियां हैं। मुझे दुख है कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़े संघर्ष और बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियां बड़ी है, लड़ाई आपको लड़नी है और युद्ध भी आपको ही लड़ना है और जीतना भी आपको है। 1100 डॉक्टर, जैसे कि आपका एससीए के अध्यक्ष बता रहे थे, 1100 डॉक्टर हर साल यहां आ रहे हैं। हम कितने खपत कर सकते हैं। अभी भी मैंने जो हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 200 पोस्टें और दी हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पीएससी खाली है, उसमें वो लगने जा रहे हैं। 6 महीने में वो लग जाएंगे, फिर और हम पोस्टें देंगे और एक समय स्टैग्नेशन आ जाएगी। तो आप लोगों को कंपीट करना है। एसआरसी में अब हम कंपटीशन करने जा रहे हैं कि उसका टेस्ट के थ्रू हो और निश्चित रूप पर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी को, जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट था, उसको हमने अपग्रेड करके डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया है। पहली बार हिंदुस्तान में डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में सुपर स्पेशलिस्ट की हम पोस्टें क्रिएट करने जा रहे हैं और उसमें सुपर स्पेशलिस्ट में नाइट ड्यूटी में भी ये डॉक्टरों को रहना पड़ेगा और उसका पे स्केल बड़ा हाई क्लास का हम देने जा रहे हैं। आने वाले समय में 3 महीनों में उसकी भी हम एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार डॉक्टर एसोसिएशन मुझे मिलते हैं कि हमारा एनपीए बंद कर दिया गया, हमें एनपीए मिलना चाहिए। हम एक आपके लिए पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको इंसेंटिव दिया जाए और 20% से भी ज्यादा इंसेंटिव दिया जाए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जब एनपीए आता तो आपके इनकम टैक्स में जुड़ जाता है। जो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे वो इनकम टैक्स में नहीं जुड़ेगा, आपकी एक्स्ट्रा आय उससे हो जाएगी। इंसेंटिव्स हम डॉक्टर्स को कैसे देंगे, उसके लिए हम इंसेंटिव पॉलिसीज लेकर आएंगे। जो डॉक्टर कोई नाइट ड्यूटी देता तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा इंसेंटिव्स देंगे, जो ज्यादा सही है अपने ऑपरेशंस करता है उसको इंसेंटिव्स देंगे। इस सभी नए डॉक्टरों को, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है, चाहे डीएमई सर्विसेज है मेडिकल कॉलेज में, उनको हम देने जा रहे हैं। पहली बार आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में एसआर में जो डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर होते थे, वो केवल 36 घंटे ड्यूटी देते थे। एक बार मैं भी इस मेडिकल कॉलेज में आया, मैंने देखा कि डॉक्टर की आंखें पूरी लाल हुई हुई है। मैंने उससे पूछा कि आप कितने दिन से नहीं सोए? कहता जी 36 घंटे की ड्यूटी है। मैंने कहा ऐसा क्यों?
आईजीएमसी और सभी मेडिकल कॉलेज में मेरा ये मानना है, जब मैंने दिशा निर्देश दिए कि सिर्फ 12 घंटे सीनियर जो एसआरशिप करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर है वो ड्यूटी देंगे, और वो मेरे को अभी डीएमबी साहब ने बताया कि आईजीएमसी में ये और दूसरे मेडिकल कॉलेज में इसे लागू कर दिया है प्रिंसिपल महोदय, इम्प्लीमेंटेड है। कोई सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर तो नहीं बोलना चाहेगा। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर को भी आराम की जरूरत है, और डॉक्टर पर भी बोझ डालना, स्टाफ नर्स पर भी, पैरामेडिकल पर भी बोझ डालना गलत बात है। हम उससे चाहते हैं कि ड्यूटी दे, पर उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी ताकत कितनी बची है, क्या ताकत बची भी है, ये सब चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है। शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब चीजों को देखने की जरूरत है। और पहली बार एसआरशिप को जो करते हैं, जो उनको हमने 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया, और सुपर स्पेशलिस्ट एसआर को हमने 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 किया। ये सब आपके लिए कर रहे हैं। और अभी एससीए के अध्यक्ष बोल रहे थे कि हमारा भी बढ़ा दीजिए। मैं तो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता आपका, और ये भी क्योंकि आप धन्यवाद करने तक नहीं आते। आप इस फंक्शन में बुला लेते हो और हमसे अनाउंस करवा देते हो, और उसके बाद भूल जाते हो। आप नहीं देखते कि हमारे जो खजाना होता है ना, खजाना, उस पर कितना बोझ पड़ता है। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि इसमें से 80% हिमाचल के लोग बैठे हैं, युवा बेटे बेटियां बैठी है। 100 रुपए में से 100 रुपया जो आता ना, 100 रुपए में से 71 रुपए पेंशन, वेतन, मूलधन और ब्याज पर खर्च हो जाते हैं। 29 रुपए हमें बांटने पड़ते हैं, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी को बांटना है, आपके फेलोशिप को बढ़ाना है, ये सब चीजें हमें बांटनी पड़ती है। और ये सब चीजें हम बजट बनाते हैं तो उसमें हमारी जीडीपी के हिसाब से कितना कर्जा लेना है वो भी उसमें सम्मिलित होता है। हम अपनी जीडीपी के हिसाब से 3% से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। तो ये प्रदेश जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसकी सैलरी के 71% फिक्स्ड लायबिलिटीज है जो हर महीने देने पड़ते हैं। आप देखते ना, कई बार महीने एक बार हमने थोड़ी सी सैलरी बंद की तो सब सोचने लगे कि सैलरी क्यों बंद हुई। वो सिर्फ समझाने के लिए किया गया था कि हमारी सैलरी का कितना % इंप्लॉइज पर खर्च होता है। और ओपीएस देने के बाद 900 करोड़ रुपया, 900 करोड़ रुपया हमारा ओपीएस में हर महीने खर्च होता है। 1300 करोड़ रुपया हर महीने पे पर खर्च होता है। और अभी आपका एरियर भी देना है। आए दिन हमारे नारे लगे रहते हैं, एरियर कब दोगे। मेरी जेब में अगर 100 रुपया आता है तो मैं उसका खर्चा 120 तक कर सकता हूँ, 150 रुपया मैं भी नहीं कर सकता। आपकी जेब में जब हर महीने सैलरी आती है तो आपके खर्चे बटे होते हैं। ये दूध वाले का जाएगा, बेटे की भी जाएगी, ये ट्यूशन जाएगा, ये इतना खर्चा होगा, ये इतना खर्चा होगा, और बाद में कितना बचता है हमारे पास। तो हम ओवरड्राफ्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ करने होगा। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। 3000 करोड़ रुपया हर साल हमारा इन्वेस्टमेंट ड्रेन होता था, यानी कि आपको भी नहीं पता लगता, वो हमें पता लगता है जब हम कुर्सी पर बैठे हैं कि कहां से कहां पैसा जा रहा है। हमने उसको रोका और उनसे ये मेडिकल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि में आगे बढ़े। हमारी सरकार की सेकंड प्राथमिकता हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। फर्स्ट में हमने एजुकेशन को रखा है, थर्ड में हमने रूरल इकोनॉमी को रखा है, फोर्थ में हमने टूरिज्म को रखा है, फिफ्थ में हमने हाइड्रो को रखा है, सिक्स्थ में हमने डाटा स्टोरेज को रखा है, सेवंथ में हमने फूड प्रोसेसिंग डेयरी इंडस्ट्रीज को रखा है, और 8 में सोशल जस्टिस को, सोशल सिक्योरिटीज को रखा है। इन 8 सेक्टरों में हम अपना जितना भी पैसा उसमें लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले समय में नीतिगत बदलाव से, नियमों में परिवर्तन करने के बाद, 40 साल 50 साल पुराने कानून बदलने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में
हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। समृद्धशाली और अमीर राज्य और आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जो आप हमसे मांगते हैं ना, वो फट से दे सकते हैं, अभी हम आपको दे नहीं सकते। तो जो आपने मांगा है ना 40,000 रुपया, वो अगले 2 साल बाद आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। तीन साल में हमने 1207 करोड़ रुपया आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी में खर्च किए हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो पीजी करते हैं 3 साल की करते हैं, मेहनत करते हैं, नीट में पढ़ते हैं, +2 के बाद परिवार का दबाव होता है, फिर कम्पीट कोचिंग लेते हैं और फिर डॉक्टर बन जाते हैं। और डॉक्टर बन के भी आपको फिर एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले तो आपको डर ही लगा रहता है क्योंकि 4th ईयर वाले जीने नहीं देते, फिर इंटर्नशिप वाले जा देते हैं। और जब आप सीनियर हो जाते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि हमने अब पीजी करनी है। और पीजी करने के बाद डॉक्टर्स को 40,000 रुपया फर्स्ट ईयर में मिलता है, 42,000 रुपया सेकंड ईयर में मिलता है, 45,000 रुपया थर्ड ईयर में मिलता है। मैं समझता हूं कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगले बजट में मैं फर्स्ट सेकंड का प्रो रेटा के हिसाब से मैक्सिमम 65,000 रुपये करने जा रहा हूं थर्ड ईयर को। 50,000 रुपया मैं आपके फर्स्ट ईयर वाले को करूंगा और उसके बाद 60,000 रुपया सेकंड ईयर वाले को और 65,000 रुपया आपके को करूंगा। ये इसलिए करूंगा कि डॉक्टर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एक कमिटमेंट अपने मन में करनी है कि जो भी आपके पास पेशेंट आएगा उसके बाद आपने अच्छे से बात करनी है और दया भावना रखनी है, गुस्सा नहीं करना है। पेशेंट आधा वैसे ही ठीक हो जाता है, जब आप गुस्से में बोलते ना, गुस्सा इसलिए आता है कि आपके कोई स्ट्रेस लेवल बहुत है, तनाव बहुत होता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसलिए करना है। और डॉक्टर्स को जो सीनियर डॉक्टर्स है, आपके लिए हम इंसेंटिव पॉलिसीज आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से सभी डॉक्टरों को उसका फायदा होगा। और जो डॉक्टर छोड़कर जाते हैं वो भी मेरे क्या लगता है कि छोड़कर नहीं जाएंगे जब हम यहाँ बहुत अच्छी मेडिकल टेक्नोलॉजी देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं सभी जो पैरामेडिकल के स्टाफ्स की हमने सीट्स बढ़ाई है, पहले 15 होती थी, 18 होती थी, आज 50-50 हमने की है। जो आपको लेक्चर थिएटर की बात है, मैं अभी इनसी साहब को लेकर आया हूँ, मैंने दिशा निर्देश दिए। सेंट्रल हीटेड करवाने की जरूरत नहीं है, आजकल बड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, एसी आते हैं, उससे पूरा टेम्परेचर बन जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो जो भी आपके ठंड में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, उनको हम सब लगा देंगे, क्योंकि आईजीएमसी में सबसे ठंडा क्षेत्र आईजीएमसी का है। और ये सब चीजों को हम करेंगे। बाकी 2 और मांगे हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से आई है, लेप्रोस्कोपी और एनेस्थीसिया की लैब नहीं है। लेप्रोस्कोपी के लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और एनेस्थीसिया के लिए लेटेस्ट बोला है मैंने, इनको बोला पहले टेक्नोलॉजी को स्टडी कर लेना, लेटेस्ट लाना, ये नहीं लाना की गई, और सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाएंगे। जो भी पैसा वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी है, वैसे तो हम भी अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी का एक सेमिनार करवा रहे हैं। मेरे अमेरिका में कुछ डॉक्टरों से बात हुई है, वो यहाँ आएंगे और आपको प्रेजेंटेशन देंगे, और कुछ डॉक्टरों को हम वहां भी भेजेंगे सीखने के लिए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो एनेस्थीसिया के लिए भी मैं 6 करोड़ रुपया देने की बात करता हूँ, घोषणा करता हूँ। और क्या बोला था आपने? लेक्चर थिएटर बनाने का तो मैंने वो बोल ही दिया, हॉस्टल का और लैंड ट्रांसफर का। जो स्मार्ट सिटी में मेयर साहब बैठे हैं, ये इसको कर दिया जाएगा, आईजीएमसी के नाम पर कर दिया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि केएनएच का जो गायनी है वो डिपार्टमेंट जल्दी आ जाए, ताकि गायनी की जो रोबोटिक सर्जरी का फायदा उन लोगों को जरूर हो। मैं प्रिंसिपल महोदय से कहूंगा कि केएनएच के आप डॉक्टरों को भी बोलो, अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है, हमारे साथ बैठक के बाद भी काफी टाइम हो गया, तो थोड़ा स्पीड अप आप भी करो। मैं माननीय सीता ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आने से पहले मैंने उनसे पूछा कब रिटायर हो रहे हैं, तो आपका ये लास्ट स्टिमुलस है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आईजीएमसी में पढ़ने वाले सभी डॉक्टर्स को,
सभी डॉक्टर्स जो नए डॉक्टर्स हैं, अभी फर्स्ट बैच के हैं, सेकंड बैच के हैं, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैकल्टीज के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैकल्टी को हम स्ट्रेंथनिंग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 6 महीनों में आप देखेंगे कि आपकी फैकल्टी में और टीचर्स को नियुक्ति के लिए, वर्ल्ड क्लास टीचर की नियुक्ति के लिए, डॉक्टर पेशेंट के लिए नियुक्ति के हिसाब से हम उसमें कार्य करेंगे। और मेडिकल एजुकेशन में 1 साल में बहुत पोस्टें निकलने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकलने वाली है और अपग्रेडेशन भी होने वाली है। तो आप सब लोगों को जो भी नए डॉक्टर बनने हैं अभी सेमेस्टर के बाद, उनके लिए भी काफी पोस्टें हम निकालने जा रहे हैं। लेकिन सरकार भी एक सीमा तक खपत कर सकती है, इसलिए आपको compete करना है, ये चीज सोच आपने कार्य करना है। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं इस मौके पर एससीए को, जो एससीए ने कल्चर प्रोग्राम यहाँ करवाया है, समस्या एक और आती है आपके साथ। मैं अभी वहां विधानसभा गया तो वहां टांडा वाले आ गया कि आप आईजीएमसी ही चाहते हो, यहाँ आते ही नहीं हो। तो मैंने वो बात की, तो अब उनके पास भी मुझे एक बार जाना पड़ेगा। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी एससीए ने कार्यक्रम करवाया, इनको मैं अपनी तरफ से, जो कल्चरल कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट है, सारे लोग हैं, जो खर्चा हुआ है, उसके लिए मैं 5 लाख रुपया देने की योजना करता हूं। जय हिंद, जय